हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी चैनल से राधे गुप्ता, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आपका लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। तो आपने पिछले लेक्चर आपको कैसा लगा? मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ और उसमें जो लेक्चर अपलोड करने के बाद में नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वहाँ पर मेरा दो लिंक होता है और एक यूट्यूब पे लिंक है। जो पिछले जो लेक्चर में पढ़ाया होता है ना, वहाँ के आपको मैं वो देता हूँ, पिछले लेक्चर के लिंक दे देता हूँ। और उसके बाद में मेरा फेसबुक का लिंक भी वहाँ पर होता है डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद में आपको इंस्टाग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये 3 चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। जब भी लेक्चर देखिए आपको डिस्क्रिप्शन नीचे जाके आपको पढ़ना है ये टॉपिक द्वारा अंतर्गत क्या क्या चीज़ उसमें लिखा गया है, तो आपको ये पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आपको कमेंट्स कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, फिर भी मैं एक जन मेरे बस पर्सनली मैसेज किया सो व्हाट्सएप में। तो मेरा जो फेसबुक आईडी जैसे आप खोलोगे ना, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर की प्रोफाइल अगर सर्च करोगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होगा। तो ये आपको मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नहीं पढ़ते और ये लेक्चर देके सीधे ख़त्म कर देते हैं, और नीचे क्या क्या लिखा है वो भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लेक्चर 5 कैसा लगा? और हमारा 2 यूनिट ख़त्म हो गया है, तीसरा यूनिट आ रखे है जिसका नाम है अदर एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है जो किस तरह वैलिड होता है और उसको आज हम पढ़ने हैं। तो उसके पढ़ने से पहले आपको मैं एक ये सूचना करना चाहता हूँ कि आज आपको मैथमेटिक्स के भी अपलोड लेक्चर मिलेगा। आज मैथमेटिक्स के लेक्चर दोपहर से के बाद या ऐसे कुछ आज, लेकिन वो डल जाएगा और उसका भी लेक्चर विस्तार मतलब देखते रहिएगा साथ में, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 आपको 2 ये कवर हो जाएगा, तो बाकी 2 कहीं भी इससे आप मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी अब अकाउंट्स पढ़ने के लिए वाइट बोर्ड चाहिए, बहुत से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो जैसे आपको मैं ये समझाने के लिए कोशिश ज़्यादा करता हूँ। तो दोस्तों ये मैं आपको एग्ज़ाम से पहले नहीं, ये फरवरी मार्च के लास्ट तक ये ख़त्म आपको सारे में कराते हुए क्वेश्चंस पे, अगर आप जितने डाउट्स है सब वो सॉल्विंग वो उसका भी एक लेक्चर अलग से बना के रखूँगा। ये तो आपको बस स्टेप टू पढ़ाया जा रहा हूँ, लेक्चर और समझाया जा रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। और कितने टॉपिक में तो सोच रहा हूँ कि सारे टॉपिक यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर के द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सारे यूनिट ख़त्म करके उसके बाद में इसका एक इकट्ठे मतलब रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चंस भी साथ में कराते और कौन का इंपॉर्टेंट हो लाइन अंडरलाइन भी लगाते जाते, तो आपको लिए भी फायदा होता और आप पढ़ भी लोगे। और रिवीजन आपको याद अभी से ही करना है, और सेक्शन साथ में तो याद होते ही रहेगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं बनना है। सेक्शन आपसे आप याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, आपको रिवीजन याद करने वाला सेक्शन खुद ही आ जाता है ये कितने नंबर में है। तो लेकिन ये रिवीजन आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ आज को 3rd यूनिट ऑफ द एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह ये टॉपिक बहुत बड़ा ही है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। अब देखते कहाँ तक आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। ये तो मैं सोचूंगा कि 1 घंटा का लेक्चर आपको बना के रखूँगा, लेकिन अब वो यूनिट्स कहाँ तक ख़त्म होगा इस वीडियो में आप देखते रहिए। चलिए फिर अब ऐसे स्टडी मटेरियल निकालिए, बुक कॉपी पेन और हाईलाइटर, साथ में मैं भी निकालता हूँ और फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों फिर निकालिए आप। तो चलिए दोस्तों आपको मैं अब बुक निकाल लिए, साथ साथ में पढ़िए, और आप भी निकाल चुके होंगे मुझे यकीन है। तो क्या लिखा है दोस्तों? अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे वो इसेंशियल एलिमेंट्स होगा जो हमारा वैलिड कैसे होगा वो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले आता है फ्री कंसेंट। दोस्तों फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आप कह सकते हो हमारा कंसेंट क्या है, फ्री होना चाहिए। देखिए पता है लॉ क्या होता है? लॉ इसमें ऐसे नहीं दे रखा था कि हाँ क्या क्या चीज़ करेंगे तो फ्री रहेंगे। इसमें ये कह रहा है ये आप चीज़ों नहीं करोगे तब फ्री रहोगे, मतलब निगेटिव तरीका से बताता है। लॉ जो है ना सीधा सीधा बात नहीं करता, निगेटिव तरीका से बात करेगा। बोले कि ये चीज़ आपका नहीं होगा ना तो आप फ्री कंसेंट हो,
ऐसे समझाते हैं। तो पहले फ्री कंसेंट पढ़ने के लिए आपको पहले कंसेंट जानना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट में तो आपको कंसेंट वर्ड आ रहा है, तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, ये रीडिंग कर रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं। इसका कंसेंट का डिफिनेशन क्या देखा है, बोला है 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। इसको सेक्शन 30 डिफाइन कर रखा है। क्या बोला है कि 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन जो एक ही मतलब एक ही चीज़ है, और जो जैसे एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो, लेकिन इसका हिंदी में वो पर्सन जो एक ही चीज़ के एक ही सेंस में आपको एग्री कर रहा है ना, तो उसको हम कंसेंट बोलते हैं। अब कंसेंट किस टाइम में नहीं होता है ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल मान लो कि किस जगह आपको इसको कंसेंट नहीं बोले, आप तो बोलेगा 2 से ज़्यादा है एक ही सेंस में फिर भी कंसेंट नहीं, तो कहाँ पर नहीं होता कि किस समय पर नहीं होता है। देखिए अगर मान लो आप एक दुकान में गए, ठीक है, अब दुकान में गए, आपने बाइक खरीदनी थी। क्या खरीदनी थी? बाइक, KTM बाइक आपको खरीदनी थी। और वहाँ पर तो आप गए, लेकिन जो आप वहाँ पर तो बहुत सारे KTM बाइक लगे होंगे, कुछ हल्का डिफरेंट हो गए या नहीं हो गए, तो आप सोच रहे थे क्या मैं ये जो सेकेंड वाला कार है ना, ये सॉरी सेकेंड वाला मोटरसाइकिल ये मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन जो बगल वाला जो पार्टी था वो क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है फर्स्ट वाला कार के। तो क्या इस टाइम आप कंसेंट बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अगर एग्री हो रहे उसी मतलब सेम थिंग बोले ना, हम एग्री हो रहा है उसी मोटरसाइकिल और उसी मोटरसाइकिल को क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, तो हम क्या मानेंगे, ये हमारा कंसेंट है। अब फ्री कंसेंट, ये तो आपका कंसेंट का समझ गया। अब फ्री कंसेंट पढ़ना है तो कंसेंट हो गया। अब फ्री कंसेंट मतलब होने के लिए ये चीज़ आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे देखा है। फ्री कंसेंट होने के लिए ये जो टर्म्स आपको दिख रहा होगा अभी बता रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं होगा तब हम फ्री कंसेंट माने जाएंगे। समझ गए? ये नहीं कहलाएगा कि हाँ ये चीज़ करूँगा तो फ्री होगा, नहीं, ये चीज़ नहीं करो तब फ्री होगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, सेक्शन 14 इसको डिफाइन कर रखा है। ओके, क्या हो रहा है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट अगर कब फ्री होगा कि ये चीज़ नहीं रहेगा तब। क्या क्या चीज़ है? कोर्जन, अनडिफ्लेंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्सन के सेक्शन 15 डिफाइन कर रखा है, अनडिफ्लेंस को सेक्शन 60, उसके बाद में फ्रॉड को सेक्शन 70, उसके बाद मिसप्रेजेंटेशन के सेक्शन 18, मिस्टेक के सेक्शन 20, 21 एंड 22। अब 90 कौन कर रखा है, तो आगे पढ़ते चलते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वॉइड एंड वॉइडेबल, क्या लिखा है दोस्तों? वॉइड एंड वॉइडेबल। इसका मतलब इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, अगर कंसेंट आपका फ्री नहीं है, एनी ऑफ द फर्स्ट 4 फैक्टर A to D, ये A से लेके D यानी कि कोर्सन, अनडिफ्लेंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, स्टेट अबाउट द देन कॉन्टेक्ट इज वॉइडेबल। ये A से लेके जो D तक ये 4 जो टर्म दे रखा है ना, अगर मतलब फ्री उस टाइम में नहीं, अगर A से D तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या कराया जाएगा? वॉइडेबल कराया जाएगा। क्या होगा? वॉइडेबल। एंड इफ इट्स कॉज बाय मिस्टेक देन कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड और वॉइड। और ये मिस्टेक वाला पार्ट अगर केसेस स्टडी आया तो वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा या वॉइड होगा। ठीक है दोस्तों, वैलिड और वॉइड होगा। तो चलिए, ये आपको मैं कंसेंट भी पढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, आपको कंसेंट किसको कहते हैं, फ्री कंसेंट की ये 2 आप टर्म अभी पढ़ चुके हैं, अदर इसेंशियल मीन्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब चलते हैं फ्री कंसेंट के जो 5 टर्म लिखा रखा है कि ये चीज़ हमको नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? फ्री होंगे। अगर ये होगा तो हम फ्री नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आया कोर्जन। सेक्शन 15 आपको डिफाइन करता है कोर्जन। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोर्जन्स के सेक्शन 50 में डिफाइन कर रखा है, और उसका मैं पहले आपको प्रोविजन पढ़ाऊंगा और उसके बाद में एक केसेस
एग्जाम्पल दूंगा केस स्टडी द्वारा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो कोर्जन, कोर्सन इज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। क्या वाला है? थ्रेट मतलब आपको पता है ना, थ्रेट मतलब धमकी धाक देना। क्या होता है? धमकी धाक देना। The allow for detaining or threatening to any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person enter to an agreement। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर मतलब आप धमकी धाक से, जोर जबरदस्ती बोलते हैं ना, और जोर जबरदस्ती करके आप उसे कोई चीज़ की एग्रीमेंट करा रहे हैं, धमकी धाक से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है दोस्तों, धमकी धाक से उसको मैं अपने पल्ले में फंसा रहा हूँ, ये आपको मतलब एक तरह से जोर जबरदस्ती बोल दी, जोर जबरदस्ती आप कर रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, एक बहुत सही एग्जांपल आपको लेने वाला हूँ। ये एग्जांपल बहुत जने के पता नहीं होता है, एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आप मान लो किसी लड़की से आप लव कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से लड़की से लव कर रहे हैं, तो आपको उसने क्या कहा है कि आपको मैं ले चलता हूँ, फ्लाइट में घुमाऊंगा, फ्लाइट में आपको यहाँ से यहाँ टूर पर ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसी बीच में आपका तो मन था कि हाँ इससे मतलब लव करने का कोई इरादा था, लेकिन बगल वाला पार्टी के था कि नहीं था आपको तो पता नहीं था, नहीं था ना पता। अगर होगा भी तो इतना मालूम था कि ये मेरे से नहीं करेगी, फिर भी आप उसको प्लेन में बैठा और ऊपर जब प्लेन अगर अब उड़ने लगा तो आप उसके ऊपर ही क्या बोल रहा है कि मैं आपसे लव करता हूँ, आप एग्री है कि नहीं, तो बोल रहा है नहीं, तो फिर बोल रहा है आपके आके मैं ऊपर से धक्का दे दूंगा, गिरा दूंगा, तो वो उसका उसी के चक्कर में उसने हाँ बोल दे, तो क्या उसका कंसेंट फ्री था? नहीं था ना, क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती कर रखे हैं, वहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि आप नहीं, कि नहीं बोलेगी तो मैं यहीं से नीचे धकेल दूंगा। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी रहता है कि अगर कोई भी जोर जबरदस्ती धमकीदार से कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मान, कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जोर जबरदस्ती करा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्या होता है, अगर कर रहे हैं तो आपको ये फ्री कंसेंट नहीं होगा। इसलिए ये कोर्जन पार्ट जो आपको एक टर्म दे रहा है फ्री कंसेंट की, ये अगर होगा तो आप फ्री उस टाइम में नहीं रहोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ मिलेगा। और इसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ कोर्सन, इसका कोर्सन का और एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है, सारे एक ही तरह एग्जांपल है, आपको मैं वो भी धीरे धीरे समझाता जाऊँगा, जैसे केस स्टडी भी करते जाना है हम लोगों का, तो फिर और ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन कुछ खास नहीं है कोर्सन, आपको इतना समझना है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, धमकी धाके दो रहा है, कोई प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती, अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी है 1 लाख में एग्रीमेंट करा रहे जोर जबरदस्ती, किसी का बंदूक दिखा रहे सर पर, ये नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा, तो उस टाइम में आप हाँ बोल लेते हो। अगर वो ये कोर्ट में केस जाता तो बोलेगा नहीं ये तो बेचारा के कंसेंट फ्री नहीं था, यही बोलेगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट और क्वेश्चंस, इसका इफेक्ट क्या देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय एम्प्लॉइंग कोर्सन। आपको मैं पहले बताइए, अगर कोर्जन हो रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, वॉइडेबल मतलब क्या होता है, ऑप्शन ऑफ द पार्टी। अब जिसके पास कंसेंट था ही नहीं उसी के द्वारा तो जाएगा, वॉइडेबल होगा। अ पर्सन, अगर आप दूसरा पढ़ गया, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्स मस्ट रिपेड। अगर क्वेश्चन में अगर आप पैसे पे कर रखो या कोई सामान डिलीवर कर तो वो आपका रीपे भी होगा, रिटर्न भी हो जाएगा। पैसा पे रखो तो रीपे हो जाएगा, अगर सामान डिलीवर कर तो रिटर्न भी हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये होता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। तीसरा बनेगा, इफ द पर्सन स्टेट हुज ऑप्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिजाइन इट such persons must restore the benefit received by him if any to the person who from who it was received। वही बात जो आपको सेकेंड बोला कि अगर कंटेंट वॉइडेबल हो रहा है ये पर्सन पे, तो वो या मतलब ख़त्म रिजाइन कर रहा है, वो पर्सन अगर रिस्टोर भी कर रहा है
ये सीधी सी बात है। अगर कोर्जन में आप आपको डिलीवर कर रखे होंगे या कोई पैसे धमकी दाग से पे करे तो आपका रिटर्न और रिपे हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्जन भी सही से समझ चुके हैं दोस्तों, मुझे यकीन है। अब आते हैं दूसरा टर्म जो फ्री कंसेंट के हैं, अंडी इन्फ्लुएंस। अंडी इन्फ्लुएंस के मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडी इन्फ्लुएंस का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए दोस्तों, अब चलते पहले आपको प्रोविजन सही से समझाया जाऊंगा, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, अंडी इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल्स बात सारे देंगे। लिखिए, व्हाट इज द अंडी इन्फ्लुएंस? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडी इन्फ्लुएंस। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडी इन्फ्लुएंस। और कोर्जन डिफरेंस का कोर्सन इज 36 से डिफाइन था, वेयर a relation substituting between the parties such that one of the parties in position to dominant will of the other and use that position to get unfair advantage over the other। दोस्तों अंडी इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है आपको? अंडी इन्फ्लुएंस दोस्तों आपको यही कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि मजबूरी का फायदा उठाना। क्या होता है? मजबूरी का फ़ायदा उठाना। अगर मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और किस किस टाइम क्या होता है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं अंडी इन्फ्लुएंस के। देखो, एक स्टूडेंट टीचर की बात कह रहा है आपको। स्टूडेंट बार बार फेल हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? फेल हो जा रहा था। तो पता है टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट को? टीचर ने क्या बोल रहा है कि चलो जो आप कार से आते हैं ना घर से, वो वाला कार मुझे दे दो, वो वाला कार मुझे दे दो, मैं आपको मार्क्स बढ़ा के पास करा दूंगा। तो क्या अगर ये चीज़ कर लेती है, ये चीज़ आपको करके और इसने मार्क बढ़ा दिया, पास भी करवा दिया, कल के अगर आप कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो क्या वो फिर कार वापस आ सकता है या नहीं? बिल्कुल आ सकता है। टीचर को खुद समझना चाहिए था, ये तो कोई उसका कंसेंट फ्री नहीं था, तो पास नहीं हो रहा था, आपने उसके क्या हुआ, मजबूरी का फायदा उठा लिया। तो ये क्या हुआ, अंडी इन्फ्लुएंस के आपको केसेस हुआ। जैसे दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, एक महाजन से गाँव में होता है, बड़े महाजन तो और एक गरीब के बात भी करते हैं। गरीब को क्या होता है कि बहुत ज़रूरत है पैसे के लिए, 1 लाख 2 लाख या 3 लाख कुछ भी मान लो, अगर फिक्स अमाउंट एक बार करते 2 लाख उसको ज़रूरत है पैसे का। तो फिर वो मालिक के पास गए, महाजन के पास, बोल रहे कि महाजन मुझे 2 लाख पैसे काम है, आप मतलब 2 लाख पैसे दो। बोला कि हाँ हाँ दूंगा, लेकिन जब पैसा लूँगा ना तो ये 4 लाख से स्टार्ट लूँगा और उसमें भी 6% इंटरेस्ट के पर मंथली भी लूँगा। देखिए, अगर 2 लाख पैसे ले और 4 लाख प्लस इंटरेस्ट अगर जोड़ रहा है तो ये क्या मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना? गरीब को उस टाइम काम था। तो ये अंडी इन्फ्लुएंस यही कहता है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो इस टाइम में अगर फ़ायदा उठाते हैं तो क्या क्या, एक बार देखते हैं नीचे। पर्सन इज डीम्ड टू इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ another when a person is deemed to position to dominate with another, it is where he holds रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास्टर सर्वेंट के बीच हो गया, डॉक्टर पेशेंट के इसके बीच फ़ायदा उठाते हैं। मास्टर सर्वेंट के बीच आपको जैसे ये महाजन वाला बात तो एक हिसाब से आपको ही समझ लीजिए, डॉक्टर पेशेंट की बात कर लीजिए। अब उसने गया दांत लगवाने गया, बोला कि सर मुझे ये दांत जो है ना मतलब सही से नहीं हो रहा है, ये मुझे दांत फिर लगवाना है, चेंज कर दीजिए। उसने बोला कि हाँ 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 कितने का लगाना है? तो उसने बोला कि महंगे वाला लगा दीजिए, 20,000 वाला। 20,000 वाला बोला, उसने लगा दिया 5,000। और उसको पता था इसको तो लगाना ही पड़ेगा, उसके पास तो पैसा था, लेकिन उसके मजबूरी के फ़ायदा उठा रहे कि इसके पास पैसा है, मैं कम वाला भी लगा दूँ तो पैसा तो उतना ही आएगा। तो ये भी एक चीज़ आपको पसंद। और डॉक्टर पेशेंट के एक और भी केस आपको आ सकता है। जैसे
आप वहाँ पर गए, डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपको हो रहा था मतलब बुखार, आपको क्या हो रहा था, बुखार, उसने इतना ने दवा लिख दिया, उसने बहुत सारा दवा लिख दिया आपको, बस बुखार हो रहा है फिर भी उतना दवा लिख दिया, फिर काम तो करेगा वही, लेकिन आपका क्या हो रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि आपको हो रखा है। तो ये चीज़ें भी आपको क्या होता है, ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरा देखिए क्या लिखा, वेयर ही स्टैंड्स इन फ्यूचर रिलेशंस टू द अदर, फॉर एग्जाम्पल फादर सन्स के, सोलिसिटर्स एंड क्लाइंट के, प्रमोटर एंड कंपनी की, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है ये जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये अनडिफ्लुएंस इसी समय आप कोई किया जाता है अनडिफ्लुएंस, अगर ये चीज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए ये मेरे से अनडिफ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। Where he makes a contract with a persons whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reasons of age, illness or mental bodies, for example medical attendance, जो मतलब वो मेंटल है, मतलब अभी या टेम्पररी परमानेंटली हो जाए, वो बेटा बीमार पड़ रखा है, ये सब चीज़ों में क्या होता है, बहुत मजदूरी के फायदे उठाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वेयर अ पर्सन who is in position with another has entered into a contract with others and transaction is unconsensual unreasonable, then he has to prove that such contract not based on difference। तो आप अनडिफ्लुएंस का मतलब दोस्तों बहुत सही तरीके से आपको मैं समझा दिया हूँ, और आप भी सही तरीके से समझ चुके हो, मुझे इतना यकीन है। तो आपको फ्री कंसेंट के दो आपको मैं टर्म पढ़ा दिए, एक तो कोर्जेंस, दूसरा क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी भी इसका कुछ बाकी रह गए हैं अनडिफ्लुएंस के, अभी टोटली ख़त्म नहीं हो रखा है। तो आप आइए देखते हैं। इन केस ऑफ मनी लेंडिंग, इन केस ऑफ क्या, मनी लेंडिंग ऑपरेशन में चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बताया था ना वो जो एग्जांपल महाजन और लाला दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट मेक द transactions on consensual or reasonable, but if parties are not standing that equal footing then court may give relief to borrower by reducing। ये जो आपको नीचे एक एक टर्म दे रखा है ना, हाँ ये चीज़ आपको समझाया जा रही है, इसी चीज़ में भी अनडिफ्लुएंस होता है। तो ये जब जब होगा आपको पता होगा कि हाँ ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, अनडिफ्लुएंस हो रहा है। जब जब मजबूरी का फायदा कोई उठा रहा है तो अनडिफ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आपका उस टाइम में फ्री कंसेंट नहीं होता, आपका मजबूरी होता है और वो फायदा उठाते हैं बगल वाला पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ आप मनी के बाद ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बात किया ना कि 6% चार्ज भी आपको लूँगा, और वो जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एक मैं प्रोजेक्ट बना उसका एग्जांपल मैं बहुत सारे देता हूँ कि आपको आगे जो बस रीडिंग करके आगे ले चलना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अनडिफ्लुएंस आते, इफेक्ट का क्या क्या इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ अनडिफ्लुएंस। देखिए क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हु कंसेंट वाज। इसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका फ्री कंसेंट नहीं होता है, जिसके आप मजबूरी के फायदे उठाते हो। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट aside either absolutely or upon such term and condition as to the court may seem just and equitable। तीसरा पॉइंट, if the party who is entitled to resign the contract has received any benefit then court has discretionary power to allow or not allow the refund or benefit again। समझ गया आप, बिल्कुल समझ गया होगा। तो ये आपको डिफरेंस का इफेक्ट हो गया। उसके बाद में ट्रांजेक्शन विथ पैराडेस्टिनेशन ओमेन ऑन ट्रांजेक्शन विच क्या होता। तो दोस्तों ये एक ट्रांजेक्शन किससे कर रखा है, नाम है पैराडेस्टिनेशन ओमेन एंड अनकंसल्टेड। देखिए क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन व्हाट इज पैराडेस ओम लिखो, द एक्सप्रेशन पैराडेस डिनोट्स कंप्लीट seclusions, thus a woman who goes to court and gives evidence, fix rents with tenant and collect rent and communicates when necessary in matter of business with men others than members of the family could not regard the
पता है ये जो सारा चीज़ था ना, ये पूरा पाराडेशन अपने नाम पर करा लिया था, समझ गए। ये जो पाराडेनिशियन ओमेन है ना, ये जो भी ये रेंट कलेक्ट किया था, ये सब किया था ना, ये पूरा अपने नाम पर करा लिया था। अ पर्सन बेनिफिट टू पाराडेशन, पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट विद पाराडेशन वुमेन हैज टू प्रूव दैट, इसने प्रूव कर दिया कि ये अनडिफरेंस नहीं है, एंड वाज यूज्ड एंड सेड दैट ही हैड फ्री एंड इंडिपेंडेंट एडवाइस। इसने सारे बात बोला कि ये में कोई अनडिफरेंस नहीं था, इसमें फ्री था, इंडिपेंडेंट एडवाइस, फुल अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सरसाइजेस फ्री विल। ये अब जता रहा है कि मतलब ये अनडिफरेंस नहीं था, ये इंडिपेंडेंट पूरा एडवाइस ये कर फ्री था करके वो आपको क्या कर रहा है, फ्री दिखा रहे हैं। ऑन consensual transaction, on an unconsensual transaction is one which makes an exuberant profit of the others distressed by person who is in dominant positions. Mainly the fact that the rate of interest is very high in money lending transaction not make it unconstitutional। बोला है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये आपका ये अनडिफरेंस है, नो अनडिफरेंस नहीं। But if the rate of interest is very exorbitant and court regards the transaction unconceivable, the burden of profit and no undifference was exercised in the creditor। अब इसने भी कोर्ट में गया, प्रूव करवाया कि ये चीज़ नहीं था, तो आपका फिर क्या होगा, ये अनडिफरेंस माना जाएगा। इट हैज़ बी हेल्ड दैट द अर्जेंट नीड इफ मनी ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रोअर डज नॉट इटसेल्फ प्लेस द लेंडर इन पोजिशन टू हील द मीनिंग ऑफ द सेक्शंस। यस, सुंदर कोयर भर्स राम राय श्याम कृष्ण के ये केसेस था। उसने कोर्ट में गया बोला कि मुझे पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत थी, लेकिन ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो आपका वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ना, तो ये आपको इसमें समझाया गया है। तो दोस्तों अनडिफरेंस आप समझ गए कि नहीं, अनडिफरेंस भी आप समझ चुके होंगे और काफ़ी बहुत टाइम ला के आपको मैं समझाया हूँ। अभी दो ही खत्म हुए, फ्री कंसेंट के भी दो ही खत्म हुए हैं, कोर्सन और अनडिफरेंस। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर्सन्स एंड अनडिफरेंस। कोर्सन्स एंड अनडिफरेंस के बीच डिफरेंस क्या है वो हम आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए कोर्सन्स और अनडिफरेंस की डिफरेंस जाने। कोर्सन में क्या होता है, कंसेंट इज गिवन अंडर थ्रेट। कोर्सन में क्या होता है, कंसेंट कब दिया जाता है, किसके, जब धमकी धाक देते हैं, कब तक धमकी धाक देते हैं। और अनडिफरेंस कंसेंट इज गिवन अंडर मोरल इन्फ्लुएंस, आपका बहुत मजबूरी होता है तो आप क्या करते हो, उस टाइम कंसेंट देते हैं। इट इज फिजिकल फोर्स, ये आपको फिजिकली फोर्स करके ज़बरदस्ती करके कंसेंट आपको देता है। और इट इज ए मोरल फोर्स, आपके खुद की मजबूरी होता है और चीज़ होता है, वो बस एक तरीके से मतलब आपको पैसे लेते हैं। इट इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्ट, इसको क्या माना जाता है, ये जो कोर्जन है ना, ये जो चीज़ होता है ये क्रिमिनल एक्ट है, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व, है ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट हो गया। अगर ज़्यादा लॉन्ग हुआ तो दोस्तों आपको मैं आज बस फ्री कंसल्ट के जो 5 टर्म है ना वही पढ़ा के रख दूंगा, क्योंकि आपको भी ज़्यादा ना हो उसी हिसाब से। चलिए फ्रॉड में आते हैं फिर दोस्तों। फ्रॉड किसको कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, मीनिंग फ्रॉड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखेबाज करना, धोखेबाज बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं दोस्तों, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, धोखेबाज कर रहे हैं, मतलब उसके मीनिंग धोखेबाज होते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 70, ये आपका 13 कंसेंट होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है 14 होता है, कोर्सन 15, अनडिफरेंस क्या है 16 का, फ्रॉड हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 70। एज पर सेक्शन 70 फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड, क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट committed by a party to contract with his convenience or by his agent with intention to devise another parties or his agent to contract or induce him to enter into contract।
देखिए, फ्रॉड के तो आप एग्जाम्पल से तो बेहतर समझोगे, लेकिन आपको मीनिंग ही पता है कि फ्रॉड मतलब क्या होता है। आपको मीनिंग से ही पता चल जा रहा है फिर फ्रॉड का क्या होता है। फिर भी प्रोविज़न आपको याद करना है, और ये प्रोविज़न आपको शॉर्ट में पॉइंट पॉइंट में इसमें दे रखा है, इसलिए मैं ये बुक आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ICS स्टडी मेटर की बुक पढ़िए, भी उसी में सेम लिखा है, ये आपको पॉइंट पॉइंट टर्म में होता है ना, दे रखा है, और कुछ नहीं। तो ये दोस्तों, the suggestion as to fact of that which is not true and the persons making the suggestion does not believe it to true। ठीक है, ये तो आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आपको प्रोविजन सारे खत्म कर रहा हूँ फ्रॉड के। The active concealment of a fact by persons having knowledge or belief of the fact. For example, the buyer of the land has concealed the fact there is owed that the land that was known to the sellers। ये आपको कोस्ट में दे भी रखा है कि ये किस किस के एग्जाम्पल के बेसिस है, तो आपको एक एक करके आपको बताने ही वाला हूँ मैं। देखिए क्या लिखा है, a promise made without any intention of the performing it, for example, buy with no intention to pay, any other act fitted to deceive, any such act or omissions as to law especially declared to be fraudulent। देखिए, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट क्या लिखा है कि अगर कोई सजेशन बोल रहा है ये कि सही है, तो आप मतलब आप विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, आपको पता ही नहीं रहता है, या वो चीज़ आप देखे नहीं, जब तक आप क्या करते, बिलीव नहीं करते ना। हाँ, तो ये एक क्या है, आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट बता रहे हैं। ये आपको अगर नहीं है तो फ्रॉड कैसे होता है, ये एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझाएंगे। तो आ जाइए, आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ सही से, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो सही से आप ध्यान से पढ़ना और उसको याद कर लेना। इसी तरीक़ा से आपको पूछा जाएगा। जैसे आप क्या किए, एक मोबाइल खरीदे। कौन से मोबाइल? एप्पल। आपने एक एप्पल मोबाइल खरीदे, ठीक है। आपने एक एप्पल मोबाइल खरीदने के बाद में दुकान से तो आप ले लिए एप्पल मोबाइल। वहाँ पर आपको पता था कि ये एप्पल मोबाइल जो है ना कि ओरिजिनल नहीं है। ये एप्पल मोबाइल क्या है, ओरिजिनल नहीं है, फिर भी आपने वो सस्ते में क्या कर लिया, खरीद लिया। आपने वहाँ से तो ले लिया, उसके बाद में आप आ रहे अपने अड़ोस पड़ोस घर के या मार्केट में जाके अब क्या करोगे, ओरिजिनल एप्पल आप तो मान लो 15,000 में खरीदते हैं, और उसके आप ओरिजिनल कह के आप बेच रहे हैं किसी से। फिर अब क्या ओरिजिनल मोबाइल है, कुछ डिस्काउंट कर दोगे, इतने में 15,000 में खरीदो आपने। अगर मान लो उसको बोलते कि 40,000 में ये आपको मैं दे दूंगा, 50,000 मोबाइल करके आपने उसको बेच दिया, तो इस टाइम में क्या आप फ्रॉड कर रहे नहीं कर रहे हो, ये बताइए। इस टाइम में आप फ्रॉड कर रहे हैं, इस टाइम में बिल्कुल आप फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ ओरिजिनल एप्पल का मोबाइल नहीं है, फिर भी आपको ओरिजिनल करके उससे बेच रहे हो, तो ये आपने उसके साथ क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। आप जान के गलती कर रहे हो आप। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, फ्रॉड इसी टाइम होता है। जैसे दूसरा भी एग्जांपल मान लीजिए, आप घोड़ा मतलब खरीद रहे हैं, आपने घोड़ा गए खरीदने, और जो सेलर है ना जो बेचने वाले हैं उनको पता है कि ये अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है पता है, फिर भी उसने क्या कर रहा है, बेच रहा है इनसे। पता है फिर भी बेच रहा, तो क्या होता है, अगर आपको खुद को पता है ये चीज़ गलत है, फिर भी आप करते, उसी बोलते क्या फ्रॉड बोलते, उसी टाइम आपको फ्रॉड क्या होता है, माना जाएगा। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर फ्रॉड में आप कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, भोडल भोड होता है, तो आपको फिर नीचे आपको दिखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब ये एक और टर्म दे रखा है, वेयर मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट इज फ्रॉड। मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट इज नॉट फ्रॉड even if affect the willingness of person into contract for the following two cases, statutory exceptions
प्रोवाइड अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 70 में जो दे रखा है, साइलेंस इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब उसका ड्यूटी है कि मतलब बोल के वजह साइलेंस, तो वहाँ पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अपना गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप वेयर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, एग्जाम्पल इफ नॉट स्पीक द हॉर्स वुड बी साउंड बैंड। अगर आप नहीं बोलते तो उसको माना जाएगा क्या है, ये साउंड बैंड है। आपको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोल रहे हैं तो आपको चीज़ मानना पड़ता है। इसी टाइम में वो क्या होता है, मेरे साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दो चीज़ भी जानना जरूरी है, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। ये अनडिफरेंस पे आपको दिखाया था और यहाँ भी है। इफेक्ट क्या है आपको, ये भी तो बहुत ज़रूरी पढ़ना, जब भी आएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इनडायरेक्ट भी आता है, यानी प्रैक्टिकली। तो डायरेक्ट अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन ये करने के लिए, तो आपको उसका प्रोविजंस, उसके बाद में इफेक्ट आपको तो लिखना ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि 7 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स, खास करके आपको 7 मार्क्स में ही पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो आइए इफेक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हु कंसेंट इज सो कॉज बाय फ्रॉड। ये भी अगर फ्रॉड कर रहा है तो ये अभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इसमें वॉइडेबल होगा। एग्री पार्टी इफ थिंक फिट कैन इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म एंड कैन कंपेल टू द अदर पार्टी दैट ही शैल बी पुट इन पोजीशन इन व्हिच ही वुड हैव बीन इफ स्टेटमेंट्स मेड हैड बीन ट्रू। देखिए, अगर वो सोच रहे जो एग्री पार्टी यानी बगल वाला जो पार्टी है, और कंफर्म करने के लिए हर चीज़ जो पोजीशन मतलब उसका स्टेटमेंट हर चीज़ क्या है, ट्रू है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अ फ्रॉडलेंट इन्फॉर्म टू बी दैट इज स्टेट इज फ्री फॉर इनकम्स बी देयर ऑफन बाय द स्टेट इज सब्जेक्ट टू मोर्टेज डेब्ट रिटेन। ओके, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ऐसा ही करके दो और, एग्री पार्टी क्या है, सफर फ्रॉम लॉसेस एंड कैन क्लेम डैमेज। अगर ज़्यादा लॉसेस सफर कर रहा है तो वो डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। फ्रॉड इज टोट सिविल रॉन्ग्स हैंस कॉम्पनसेशन इज पेबल अंडर द लॉ और टोटली ओनली। ओके, अगर इफ द पर्सन डेट उस ऑप्शन अवॉइडेबल और रिजाइन इट खत्म कर रहा है, सच पर्सन मस्ट यूज द बेनिफिट रिसीव। इसमें भी क्या होता है, जो आप उसे बेनिफिट ले रखा है वो भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रॉड ऑन डिफरेंस दोनों में आपको क्या होता है, और कोर्जन में भी आपको क्या होता है, वहाँ पर भी बेनिफिट जो लिया था वो भी आप क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद में अगर पैसे ज़्यादा पे करोगे तो रीपे भी होता है। तो ये तीनों चीज़ में कोर्जन ऑन डिफरेंस फ्रॉड में ये 3 में भी क्या होता है आपका, ये सेम इफेक्ट आ रखे हैं वो चीज़। क्योंकि आप भी इसमें धोखेबाज धोखे दे रहे हो, उसके बाद में मजबूरी के फायदे उठा रहे हो, कोर्जन में धमकी धाक दे के आपको उसे एग्रीमेंट करा रहे, या पैसे ले रहे, या कम करा रहे, किसी भी तरीक़े से आप उसको धमकी धाक दे रहे हो। अब मिस रिप्रेजेंटेशन आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत फ्रॉड के जस्ट हल्का क्या होता है, मिस कुछ मतलब गलतियां हो जाते हैं, ना मुझे पता रहेगा ना आपको पता रहेगा। इसका मतलब ये मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मुझे पता रहेगा ये चीज़ खराब था, नहीं आपको, तो उस टाइम में इसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो चलिए आपको आते हैं प्रोविजन के साथ में आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये भी मीन्स एंड इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है डिफिनेशन। अब पॉजिटिव एसेसन, एक बार ये यहाँ तक आपको रीडिंग में करा दे रहा है, उसके बाद में इसका शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा और समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। प्रोविजन तो आपको याद करना ही करना है, ये तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो याद तो करना ही करना है, आपको समझना मेन है। कंसेप्ट जो है ना वो लेना जरूरी है, और ये क्या कह रहा है वो समझना आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पॉजिटिव एसेसन दैट इज नॉट ट्रू बट पर्सन्स मेक इट बिलीव इट बी ट्रू though information in his hand does not warrant. So for instance, a made statement on the basis of information he had received from the untrustworthy source that X will become the director of the company. The A believes that statement is true, but X did not become the director.
क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही है, लेकिन दूसरों के निगेटिव हो जाता है। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बाद कह रहा है, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द ब्रिंग्स एडवांटेज और गेन हु कमिट इट बट मिसलीड इन द टू इज प्रेजुडिस। For instance, a person with honest belief state his age lower than the real age, thereby insurance company charge lower premium, causing without any intention to deceive to other party, make a mistake about subject matter and includes no disclosure material fact about the subject matter. For example, company did not disclose the fact that is running into loss and dividend a being paid out the accumulated profit their misrepresentation मतलब समझते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिसरिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। ये इसको फ्रॉड जैसा ही ये मतलब आपको पार्ट जैसा लगेगा। तो चलिए जानते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने घोड़ा खरीदने गए, घोड़ा की बात कर रहे हैं, जब फ्रॉड में आप किए थे ना, आप घोड़ा खरीदने गए, लेकिन घोड़े खरीदने वाला को पता नहीं था कि ये मतलब राइड नहीं कर सकते हैं। राइड करने वाला था, लेकिन उनको जो बगल वाला पार्टी को चाहिए था क्या कि ये मुझे किस पर्पज के लिए जाना है, टू राइडिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब आपने तो कॉन्टेक्ट कर लिया, फिर बोला कि चलो ठीक है मैं ले लूँगा, तो आपने खरीद के ले गया। आपने क्या किया, खरीद के ले गए, और उसके बाद में जब जा रहे हैं ना, तो ये आपको पता चल रहा है ये तो राइडिंग के लिए है ही नहीं, ये राइडिंग पर्पज के लिए तो है ही नहीं। तो क्या आपके साथ ये फ्रॉड कर रखा है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? ये फ्रॉड कर रखा है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्योंकि उनको जो सेलर था ना, उनको पता नहीं था, क्योंकि जब वो उस टाइम में क्या हो गया था, अनसाउंड माइंड हो गया था, वो राइडिंग करने के लिए था ही नहीं उस टाइम में। अगर इसको पता होता तो ऐसे तो नहीं कर, लेकिन उसको नहीं, आपको भी नहीं पता था कि ये है कि नहीं, तो वहाँ पर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दोस्तों। अब एप्पल की बात करें, एप्पल वाला मोबाइल के, उससे आप बेहतर समझोगे। एप्पल वाला मोबाइल की बात कर रहे हैं, जैसे आपने गया दुकान में, आपने एप्पल का मोबाइल उनसे खरीद लिया, वो बता रहे कि ये ओरिजिनल है, वो दुकान वाला बता रहे ओरिजिनल, आपने खरीद भी लिया, आपने खरीद लिया, हर चीज वही स्टिकर भी पूरा सटा हुआ है, उसने बेच दिया, आपने भी जाके सब मन को लगी ये खरीद ओरिजिनल ओरिजिनल है, तो बाद में पता चल रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या माना जाएगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता, और उसने भी कहीं से लेकर आया था खरीद के, वो भी उसी के कंसेंट से, मतलब हाँ ये सही होगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या होगा दोस्तों, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। आपको मिस रिप्रेजेंटेशन भी, इसी दोनों का डिफरेंस बस थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो इसलिए आपको फ्रॉड में होता है कि धोखाधड़ी सीधा वो नहीं तो फिर आप बेच दिए सीधा, और इसने दुकान से खरीदा और ये एप्पल ओरिजिनल समझ के ही खरीदा, और ये उसी तरह से बेच रहा है, बार पता चला कि नहीं ये ओरिजिनल तो नहीं है, तो आपको उससे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बच रखा है तो अब थोड़ा उनको भी ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। इसका इफेक्ट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। मिस रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक पढ़ के हम क्या करेंगे, इसको फिर इंड करेंगे अगले
फिर लेक्चर्स में आपको लेकर आऊँगा, जो मैं अभी लास्ट बताऊँगा आपको। देखिए इसमें भी कंटेंट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। पहले ही आपको फ्री कंसेप्ट पढ़ाने टाइम में वहीं पर दे दिया था कि कौन वॉइडेबल होगा, कौन वैलिड वॉइडेबल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। एग्री पार्टी थिंक इट सेम है, सारे में वही होगा। अगर ए से लेकर डी तक आपको क्या कर रखा है, ये वॉइडेबल होगा, तो वहाँ पर आपको समझ चुके कि सारे में एक ही चीज़ होगा। अब एक ऑप्शन वन पार्टी कर देगा कि इसी के पार्टी के द्वारा होगा, कोई भी रिजाइन होगा तो ये चीज़ होगा, नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट क्या क्या होगा, और हर चीज़ इफेक्ट में ये चारों को एक ही बता रखा होगा। देखिए दोस्तों, इफ थिंक फिट कैन इंसिडर कॉन्टेक्ट शैल बी परफॉर्म्स एंड कैन कंपेल टू द अदर्स party that he shall be put in positions in which he would have been if statement made and be true। सेक्शन 19 डिफाइन कर रखा है। ये जो आपको बीच में नहीं देखा ना 80 के बाद 2021, तो ये आपको सेक्शन 19 है। For example, a fraudulent informed to be a state is free incurrence there upon his state. The state is subject to mortgage, but it was not known to A. B. In this case there either avoids the contract may insist on its being carried out of the mortgage to be। तो दोस्तों हर बातें में आपको एक ही मिलता रहता, मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना एक ही तरीका से इसमें भी होगा। एग्री पार्टी जनरली कैन नॉट, इसमें डैमेज क्लेम क्या होता है, नहीं कर सकते हैं। एग्री पार्टी क्या इसमें डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको एक इफेक्ट समझ रखा होना होगा कि एग्री पार्टी क्या करता है, डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। इफ द पर्सन दैट यूज ऑप्शन इज कंटिन्यू वॉइडेड और रिजाइन इट सच में रजिस्टर द बेनिफिट रिसीव है। इसमें लेकिन है अगर खत्म रिजाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, जो बेनिफिट होगा वो आप रजिस्टर कर सकते जो आपसे लिया होगा। और अगर पैसे लिया तो वो फिर क्या हो जाएगा, रिप होगा। इतना आप बात समझिए। इन द फ्लोइंग केस एग्री पार्टी कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्री पार्टी कंट्री रिजाइन नहीं करता क्या, व्हेन एग्री पार्टी वाज इन पोजीशन टू डिस्कवर द ट्रूथ एंड ऑर्डिनरी डिलीजेंस व्हेन द कंसेप्ट एग्री पार्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है ये आप समझ लेते। ये दोनों आप चीज़ों एक आपस में मिलता जुलता है ना, इसलिए आप ज़्यादा आपको कंबाइन करके देखा कि समझ पाओगे। देखिए, फ्रॉड इज विलफुल एंड डिलिबरेट एक्ट विद इन इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। ये क्या वाला है, अदर पार्टी। इट इज इनोसेंट एक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मतलब कोई इंटेंशन उसको होता नहीं है। स्टेटमेंट इज नाउ टू बी फॉल्स, इसका टू क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन इसका क्या होता है, ट्रू होता है। वो जान जान से गलती करता है ना, इसका तो वो सही तरीके से बताते हैं लेकिन वो मिस रिप्रेजेंट हो जाता है। एग्री पार्टी इज सफर्स लॉसेस कैन क्लेम डैमेज अंडर द लॉ। इसमें क्या होता है, डैमेज क्लेम होता है, इसमें डैमेज क्लेम नहीं होता। अभी भी बड़ा आपको इन सम केस इवन साइलेंस इज अमाउंट टू फॉरवर्ड माना जाता है। इसमें साइलेंस नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड इन सर्टेन इट इज क्रिमिनल ऑफेंस नॉट क्रिमिनल एक्ट। एग्री पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एग्री पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये अगर दोनों को डिफरेंस जान गया आपने तो फिर आपको फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको वो नहीं आएगा, मतलब ये चीज़ मिसरिप्रेजेंट है या फ्रॉड है। ये दोनों को मतलब जानेंगे ना कि हाँ इस चीज़ में मिसरिप्रेजेंट होता है, ये चीज़ को फ्रॉड करता है, फिर आप बहुत सही तरीके से ये दोनों को पढ़ लियो। मिस्टेक लास्ट आपको बच रखा है, मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, कुछ गलती आए। अब गलती भी कितने टाइप का होता है, देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू ए लॉ फोर्स इन। ये इंडिया में खास करके हो जाता है। मिस्टेक ऑफ लॉ जो इंडिया के लिए अप्लाई होता है, बट मिस्टेक एज टू लॉ इन नॉट इन्फोर्स इंडिया द सेम फैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये सेक्शन 21 में डिफाइन कर रखा है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, व्हेन बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, यानी दोनों पार्टी क्या होता है, एक आपस में क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, एज टू मैटर फ्रॉम द इसेंशियल्स टू द एग्रीमेंट द एग्रीमेंट इज वॉइड। इसमें का एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड हो जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक खास करके अप्लाई होता है फॉरेन में, और ये मिस्टेक ऑफ इंडिया में ज़्यादा खास करके, ठीक है।
बायलैटरल मिस्टेक्स किसको कहते हैं? तो दोनों, बायलैटरल मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी के मिस्टेक कर रखा होगा। बोथ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट आर एज मिस्टेक्स अबाउट द फैक्ट दैट इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इन द केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक कंटेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। मिस्टेक और फैक्ट में वही बात करा था ना, जो मिस्टेक और फैक्ट में भी वही कर, दोनों पार्टी क्या होता है? मिस्टेक करता है तो क्या होता है? कंटेंट बढ़ जाता है। वही बात आपको सीधा बायलैटरल मिस्टेक में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्री टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। एग्री करता है बी से कि जो आपका हॉर्स है वो खरीदने की। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम बार्गेनिंग। उसी टाइम क्या हो गया? हॉर्स के डेथ हो गया। नाइदर पार्टी वाज अवेयर द फैक्ट। ये बढ़ जाएगा, उसी टाइम बार्गेनिंग कर और हॉर्स निकल पड़ा, तो बोल्ड दैट कॉन्टेक्स्ट। बायलैटरल मिस्टेक में भी टू कैन, दो बायलैटरल मिस्टेक भी दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप क्या होता है? मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आप देख सकते हैं। बायलैटरल भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट में क्या है? मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर्स में बी अबाउट द एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस। इवन इफ मिस्टेक इज डन बाय द थर्ड पार्टी सेम इफेक्ट। क्या वाला है ये? कब ये से मिस्टेक का होता है? क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस। एंड ये सब आप क्या करते हैं? बता रहे हैं आपको थर्ड पार्टी के जिस जो इफेक्ट है ना, जो आप मतलब बता रहे हैं, फिर भी क्या होता है? क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर थर्ड पार्टी के कोई मिस्टेक हो रहा है थर्ड पार्टी से और ये कुछ बता ही नहीं रखा है कि क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। फिर ये मिस प्रिंट वाइट टेल का अबाउट क्वांटिटी। मिस्टेक है तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये भी अब टू टाइप के फिजिकली होता है, लीगली होता है। डेट कैन नॉट बी परफॉर्म, जो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ पर्सन साइड ए रूम टू सी वाज द फॉर इंस्टेंस प्रोसेसिंग किंग डेट ऑलरेडी वी कैन सील। लीगल में से क्या होता है? द लॉ डज नॉट परमिट, इसको कोई मतलब लॉ ने परमिट दे ही नहीं रखा है। यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या होता है कि जो एक पार्टी मिस्टेक करते हुए मिस्टेक estimator of fact is on the part of one part only in case of unilateral mistake contract is void। जो एक पार्टी आपको क्या कर रहा है? मिस्टेक कर रहा है, फिर वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? void। जब तक दोनों पार्टी एक आपस में मिस्टेक नहीं करते तो वहाँ पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट void होता है। ये आप नीचे देख सकते हो, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। अब हर एक टर्म का मिस्टेक इफेक्ट पड़ेगा। और अब आते हैं मिस्टेक के। एनी पर्सन हु रिसीव्स एनी एडवांटेज अंडर एग्रीमेंट डिस्कवर्स टू बी वॉइस और वेयर कॉन्टेक्स्ट बिकम्स वॉइड इज, इसमें भी सेम होगा, सेम इफेक्ट दे रखा है। अगर आपसे गलती से ये चीज़ हो गया तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, मनी उसे रिसीव कर सकते हैं। सेक्शन 65 में भी आपको ये थोड़ा हल्का डिटेल में भी हो सकता है। और जगह पर्सन पे मनी इज बी पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट बी, ये सेक्शन 72 में सही तरीका से आपको डिफाइन कर रखा हुआ। तो आप ये जाने मिस्टेक के पहले दो टाइप होते हैं। मिस्टेक ऑफ, ये आपको मैं नीचे चार्ट बना कर दे रखा हूँ। मिस्टेक ऑफ लॉ, उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो टाइप का, मिस्टेक ऑफ एक इंडियन लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की यूनिलैटरल मिस्टेक होता है और बायलैटरल। यूनिलैटरल में आता है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नहीं होते हैं, और बायलैटरल में मिस्टेक है जो सब्जेक्ट मैटर आता है वो मिस्टेक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में फिजिकल होता है, लीगल होता है। तो आपको क्या होगा? ये मिस्टेक आपको मैं बता दें। अब एक बार यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल आपको मैं पढ़ाऊँगा कॉम्पिटेटिव पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नए टॉपिक। तो आपको यूनिट ही रहेगा, टॉपिक दूसरा रहेगा जो आपको कल पढ़ाने वाला हो। अभी जो आपको ये 5 टर्म बताए हो एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। शुरू में दोस्तों आपको क्या था? कंसेंट। कंसेंट किसको कहते हैं? कि 2 or more person are said to consent where and they agree upon same thing in the same sense। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर सेम थिंग्स और आपका सेंस वही है और सेम थिंग्स के लिए आप एग्री नहीं हो रहे तो कंसेंट नहीं कहलाएगा। अगर हो रहे तो कंसेंट कहलाएगा, जो आपको मैं एग्जांपल भी दिया था।
उसके बाद में आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कौन कौन सी चीज़ हम नहीं करेंगे तो फ्री रहेंगे, जो आपको उसमें 5 टर्म दे रखा है, लिखा था कंसेंट इज साइड टू बी फ्री व्हेन इट्स नॉट कॉज बाय क्या क्या, कोर्जन हो गया, अनडिफ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया और मिस्टेक हो गया। ठीक है। कोर्जन्स, कोर्जन्स में आपको क्या पड़ा था कि जोर जबरदस्ती, धमकी धाक करके आपको ना किसी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कराना है, और 2 लाख के घर है तो आप 50,000 20,000 में करा रहे हो, वो चीज़ नहीं करना है। धमकी से किसी बंदूक दिखा के ये आपको उसके कंसेंट फ्री, उस टाइम तो नहीं रहता है ना, आप कंसेंट उसको फ्री नहीं करके आपको उसको धमकी दाग से ले लेते हो, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना। इफेक्ट भी बताते ये वॉइडेबल हो जाते हैं। और कोई आप सामान क्या कर रखे हैं, जोर जबरदस्ती में दे धमकी दाग से दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं, पैसा जो पे रहेगा उसका भी रिटर्न रहेगा, बेनिफिट जो लेकर है वो रिस्टोर हो जाएगा। एक कोर्जन्स में पढ़े। उसके बाद में अनडिफिलेंस आता है, जोर जबरदस्ती को क्या होता है, फ़ायदा उठाना है। जोर जबरदस्ती के फ़ायदा उठाते हैं, उसमें भी आपको मैं पढ़ाया कि अगर आपको डॉक्टर पेशेंट के भी एग्जाम्पल था, टीचर से स्टूडेंट के एग्जाम्पल बताए थे, तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप बताया था, ये अनडिफिलेंस में आता है। जैसे मजबूरी फ़ायदा उठाने में डॉक्टर टीचर स्टूडेंट की बात कहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो फेल हो रहा था बार बार, टीचर ने बोला कि आप जो कार लेके आते हैं वो मुझे दे दो, आपको मैं क्या करा दूंगा, पास कर दो। ये चीज़ आप एक एक करके उसने फ़ायदा उठा लिया आपसे, तो ये चीज़ आपको कोर्ट में ये भी क्या होता है, वॉइडेबल हो जाएगा। ये चीज़ सेम कोर्जन वाला है, इसमें भी रिस्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ दोनों एक आपस में आपको इफेक्ट है, इसका दोनों का क्या पढ़ाया था, डिफरेंस भी आप पढ़ाए थे, 2-3 डिफरेंस था। उसके बाद में अब आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्तों। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन वही बात है कि जो सॉरी पहले फ्रॉड आ गया। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि धोखेबाजी, यानी कि धोखे देते हुए आपको पता होने के बाद भी वो चीज़ काम दूसरे पर्सन से अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपको होने के बावजूद भी कर रहे हैं, पता होने के बावजूद ये गलत चीज़ है फिर भी कर रहे हैं, तो क्या चीज़ हो, फ्रॉड है। इसमें भी आपको इफेक्ट में बताया था, सेम कोर्जन अनडिफिनेट फ्रॉड जैसे था। उसके बाद में आता है मिस रिप्रेजेंटेशन आता है, और इसमें फ्रॉड में मुगेर मेरे साइलेंसेस डज नॉट वांट टू फ्रॉड का एक था। मेरे साइलेंस फ्रॉड कैसे बना जाता है, नहीं क्या माना जाता है, जो आपको इसमें बताया था वो चीज़ आपको भी जान गए हो गए। उसके बाद में आता है क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या बताए थे कि आपको भी नहीं पता है, उनको भी नहीं पता होता है, फिर भी क्या हो जाता है, गलती आ जाती है, तो वो उसको बोलते हैं मिस, गलती से मिस्टेक होना। तो एक गाने की हटा दी बात। मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि आपको भी नहीं पता कि ये चीज़ है, बाद में पता चलता है दोनों को ये क्या हुआ। आप वहाँ पर नहीं बोल सकते आपने फ्रॉड किया, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं होता है और आपको भी नहीं मालूम होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, और मोबाइल के एग्जाम्पल दिए थे। अब आते हैं मिस्टेक। मिस्टेक आते हैं, मिस्टेक के 2 तरीके से डिफाइन कर रखा है। मिस्टेक क्या है, ऑफ लॉ, उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, जो इंडिया में ज़्यादा इसको लॉ एप्लीकेबल के सेक्शन 21 में कह रखा है, 22 में सॉरी 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। बायोटर मिस्टेक भी है, इनलिटरेटिव भी है। उसके बाद में इनलिटरेटिव मिस्टेक 2 टाइप में डिफाइन कर रखा है, फिजिकली, लीगली इम्पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ क्या है, आपको मिस्टेक में मिलेगा। मिस्टेक में आपको सेक्शन 20, 21 और 22 यूनिलिटर का रखा है, प्लस 20 क्या अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ 21 और यूनिलिटर मिस्टेक 22। तो ये आपको इसमें दे रखा है। और जैसे बायोलेटर हो गया, मिस्टेक क्या होता है कि दोनों पार्टी का एक आपस में मिस्टेक कर रखा है, तो कंटेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बायोलेटर मिस्टेक भी 2 में आ जाता है, मिस्टेक है टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक इम्पॉसिबल परफॉर्मिंग द कंडक्ट, उसी में आता है क्या क्या, लीगल फिजिकल, लीगल क्या और फिजिकल। तो आज मिस्टेक का सब्जेक्ट मतलब ये चीज़ आपको नहीं कर रखे, डिफाइन कर रखे, रेंट क्वालिटी प्राइस कुछ भी नहीं करेगा, थर्ड पर्सन के आपको वो इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सेम इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी कंट्री क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा आपस में। ठीक है। और यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होगी, एक पार्टी क्या करता है, मिस्टेक करता है,
तो उसमें एक मिस्टेक करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वोइड नहीं होता। ये सेक्शन 22 कहता है। इफेक्ट आ गया, इफेक्ट में सेक्शन 65 और 72 जो आपको नीचे दे रखा है ना कि अ पर्सन टू मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग ड्यू अंडर द कोर्स एंड मस्ट रिपेयर और रिटर्न इट। तो ये आपको सेक्शन 72 में केस स्टडी दे रखा है और उसका प्रोविजन भी आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 65 के भी हम वहाँ पर अगले यूनिट और यूनिट में होगा या फोर्थ में नहीं होगा तो फिफ्थ में होगा। तो वहाँ पर आपको पर्सन जो एडवांटेज अंडर एग्रीमेंट डिस्कोटिव, वहाँ पर आपको इसको पूरा तरह से डिफाइन करके मिलेगा और ये केसेस भी वहाँ पर आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ तक अदर एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फ्री कंसेंट के 5 पढ़ा रखे हैं और कल मिलेंगे टॉपिक के साथ में जो वहाँ पर होगा एक कॉम्पिटेंट टू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।